बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम बिज़नेस मैथमेटिक्स की लेक्चर वीडियोस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और हम एलिमिनेशन मेथड, अलजेब्राइक मेथड किस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो सीख रहे थे। तो हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट किया था जिसका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था और क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए थे। तो अब हम थोड़ा सा शॉर्टली विद इन अ मिनट जो है गॉसियन एलिमिनेशन का प्रोसेस एक बार रिपीट कर देते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो उसे आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, इसमें आपको जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो, लेट सपोज a1x प्लस b1y इज़ इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इस वक्त दो इक्वेशंस मौजूद हैं, 2 by 2 यानी दो वेरिएबल और दो इक्वेशंस हैं। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स x बनाया जाता है जिसमें आप सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट है a1 और a2 और इसी तरह y के कोफिशिएंट्स हैं b1 और b2 और यहाँ एक लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और c1 c2 लिखेंगे। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। हमें कुछ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद ये है कि यहाँ डायगनल में 1 और 1 होना चाहिए और दूसरे डायगनल में 0 एंड 0 होना चाहिए। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरफ जो भी वैल्यूज़ होंगी, सपोज़ D1 एंड D2 है, तो फिर ये जो D1 और D2 होगा ये हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं और किस तरह स्टेप वाइज करेंगे वो हम यहाँ पर बारी बारी सीखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 3.2 सेक्शन है इस बुक में, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिस्टम्स यूजिंग द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो हम पहला सवाल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इक्वेशन है हमारे पास -3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 22 और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 0। तो जब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, हम सबसे पहले इसका एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट्स हमारे पास x के -3, 5 और y के कोफिशिएंट्स 2 और 4, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 22 और 0। ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पर मैं अलग से बना लेता हूँ ताकि हमें याद रहे कि किस तरह करना है। 1 0 0 1, हमें इस तरह इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट -3 को ख़त्म करके 1 बनाना है। तो अगर आपने -3 को ख़त्म करके 1 बनाना है तो हम पूरी इस रो 1 को डिवाइड कर देते हैं -3 से। तो जब इस पूरी रो को -3 से डिवाइड किया जाएगा तो -3 डिवाइडेड बाय -3 1 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय -3 माइनस का 2/3 हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय -3 माइनस का 22/3 हो जाएगा और ये 5, 4 एंड 0 अपनी जगह कायम रहेंगे। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि इसे हम सपोज़ रो 1A का नाम दे रहे हैं और ये कैसे हमने हासिल की है, हमने पुरानी जो रो 1 थी उसे हमने डिवाइड किया है -3 से। अच्छा, अब हमारे पास ये पहला स्टेप हो चुका है कि हम यहाँ पर 1 ला चुके हैं। उसके बाद हमें इस 5 को 0 बनाना है। अगर 5 को 0 बनाना है तो उसके लिए हम पूरी रो के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी कांस्टेंट नंबर को। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम पहली रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे ताकि 5 और 5 कैंसिल होकर 0 बन जाए, जिस तरह एलिमिनेशन मेथड में किया जाता था। तो यहाँ हम रफ वर्क में कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो है 1 -2/3 और दूसरी तरफ इक्वल के बराबर है -22/3। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें या -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि साइन भी चेंज ही हो जाए, तो -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हमारे पास आंसर आएगा।
-5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़र 10/3 बन जाएगा। और जब हम -5 को -22/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110/3 हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सेकेंड रो को, 5 4 एंड 0 को। तो जब इसे हम ऐड करेंगे तो -5 और +5 0 बन जाएंगे। 10/3 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली एलसीएम लेकर हमें आंसर मिल जाता है। तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 2/3 नेगेटिव 10/3 +4, तो आंसर आता है 22/3। और हम 110/3 में 0 प्लस करेंगे तो 110/3 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो 0, 22/3 और 110/3 आया है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये 1 -2/3 और -22/3 अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन जो रो 2 है उसमें हमने ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया हमने कि रो 2a हमने ऐसे फाइंड आउट किया है कि रो 1a का जो आंसर आया था, मींस ये वाली जो हमारे पास रो मौजूद है ऊपर फर्स्ट रो सेकंड स्टेप में, उसे हमने मल्टीप्लाई किया है -5 से और फिर उसमें ऐड कर दिया है उस पूरे आंसर में रो 2 को। रो 2 मींस पुरानी रो 2, क्योंकि नई वाली रो 2 तो रो 2a बन चुकी है। तो उससे हमें आंसर मिला है 0, 22/3 एंड 110/3। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ हमें 1 लाना है। यहाँ 1 लाना है तो उसके लिए हमें रो 2a जो हमारे पास ये लास्ट रो आई है, इस सब को अगर हम 3/22 से मल्टीप्लाई करें तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/22, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। और 22/3 को जब 3/22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 और 22 कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे। और इसी तरह 110/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम शो कर देते हैं। फर्स्ट रो वैसे ही रहेगी जिसे हमने नाम रो 1a दिया था। रो 1a अपनी जगह कायम है, -22/3, और यहाँ पर इसे हमने मल्टीप्लाई किया है 3/22 से मल्टीप्लाई बाय 0 तो यही रहेगा। और 3/22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/22 को 22/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। और 10/3 को यहाँ रफ वर्क में हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 110/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/22 से, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए और ये हमारे पास 5 आंसर आ गया। तो हमारे पास ये स्टेप भी हो गया। अब हमें इसे 0 बनाना है, मींस जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने का मेथड ये होगा कि हम पहले यहाँ इसके स्टेप लिख देते हैं कि रो 3a में हमने क्या ऑपरेशन किया है। तो हमने कहा कि रो 2b से नाम दे देते हैं। रो 2b इस तरह आई कि हमने रो 2a को मल्टीप्लाई कर दिया है 3/22 से। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें यहाँ पर इस स्टेप में 1 चाहिए, तो उसके लिए हम पहले इसे और इस तरह से 1 चाहिए कि ये 1 ही रहे, क्योंकि अगर हम इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़ुद तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये 1 फिर 3/2 बन जाएगा। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि रो 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से और इसमें ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके शो कर देता हूँ। रो 2b जो है हमारे पास वो 0, 1 एंड 5 हैं उसके एलिमेंट्स। इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 से। 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आंसर आएगा। और ये 2/3 को 5 से करेंगे तो 10/3 बनेगा। तो अब ये हमारे पास 0, 2/3 और 10/3 आया है। हमने क्या किया है, हमने किया है रो 2b को मल्टीप्लाई 2/3 से। अब ये जो हमारे पास आंसर आया इसे हम ऐड कर रहे हैं पहली रो में, 1 -2/3 एंड -22/3 में ऐड कर रहे हैं। तो 0 + 1 1 ही रहेगा। ये -2/3 और +2/3 कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। और 10/3 से -22/3 करेंगे, इसे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 10/3 -22/3 इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास यहाँ -4 आ चुका है। तो ये 1,
यहाँ पर 0 -4 और ये अपनी जगह कायम है 0 1 एंड 5। और हमने क्या ऑपरेशन किया, हमने रो 2A में रो 1A में ये ऑपरेशन किया है, इसे हम नाम रो 1B दे देते हैं। रो 1A मीन्स जो ऊपर से चलती हुई आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे रो 1A नाम दिया था तो आगे भी वही सारे नाम है। रो 1A को रो 2B को मल्टीप्लाई किया है हमने 2/3 से, और फिर उसमें ऐड कर दिया है रो 1A को। ठीक है, नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, लेकिन आप ये स्टेप्स बराबर में जो एक्सप्लेनेशन है ये ना लिखना चाहें भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आप बाद में जब इसे मैच कर रहे हो तो आपको याद रहे रो के नाम क्या है। ये साथ में जो हमने लिखे हैं ये लिखना ज़रूरी नहीं है, जो R1A = सो ऑन मैंने लिखा है। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये -4x की वैल्यू है और 5y की वैल्यू है, मीन्स इसका सॉल्यूशन सेट होगा -4, -5 और सेट नोटेशन में लिख देते हैं, दैट्स इट। ज़ाहिर है अभी अब हमने सिर्फ एक ही सवाल किया है, हो सकता है इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ ना आया हो, तो हम एक और सवाल ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी, हम क्वेश्चन 22 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की इक्वेशंस हैं हमारे पास 5x - 8y = 1, और दूसरी इक्वेशन है 4x + 2y = 26। तो अब इसका हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। फाइव, 4, -8, 2, 1 एंड 26। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। तो सबसे पहले हम इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करेंगे ताकि ये जो 5 है ये 1 बन जाए। तो जब इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 / 5 1 हो जाएगा। -8 / 5, मैं थोड़े डिफरेंट कलर से यहाँ लिख देता हूँ कि हम इस पूरी रो को डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं। आपकी आसानी के लिए कलर चेंज कर लिया और उसको हम साइड पे लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो 5 / 5 1 हो गया, -8 / 5 -8/5 ही रहता है, और 1 / 5 1/5 ही रहेगा, और ये 4, 2, 26। अब उसके बाद हमें रो 2 को 0 बनाना है, तो रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, और फिर उसमें प्लस कर देंगे हम सेकेंड रो को। रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, उसमें प्लस कर देंगे रो 2। तो हम यहाँ रफ वर्क में इसकी वर्किंग देख लेते हैं। रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, जब इसे -4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -4 ही हो जाएगा, और -8/5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 8 32 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम 1/5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/5 आ जाएगा। अब इसमें हमें ऐड करना है रो 2 को, सेकेंड रो को। सेकेंड रो है 0, 2 एंड 26। तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा। 32/5 + 2 = 42/5। ये LCM लेकर मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है माइनस का 4/5 + 26, -4/5 + 26 = 126/5। तो ये आंसर आया हमारे पास। तो यहाँ पर रो 1 तो वही रहेगी -8/5 और 1/5, लेकिन जो रो 2 थी उसकी जगह पर ये आ जाएगा 0, 42/5 एंड 126/5।
तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/42 से। तो हम 5/42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, पूरी रो को। ये 1 माइनस 8/5 1/5 वैसे ही रहेगा। और जब इसे हम 5/42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/42 मल्टीप्लाई बाय 0, मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख देता हूँ। हमें रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/42 से। किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो जो 42/5 है वो 1 बन जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आएगा, ये 1 बन जाएगा। इसे हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 126/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/42। 5 और 5 कैंसिल हो गए हैं। 126 को जब 42 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है। तो यहाँ आंसर 3 आ चुका है। अब हमें इस -8/5 को 0 बनाना है। तो -8/5 को 0 बनाने का मेथड ये होगा कि सेकेंड रो को सिर्फ 8/5 से मल्टीप्लाई करें और फिर वो इसमें ऐड कर लें, ताकि 8/5 प्लस माइनस का 8/5 0 बन जाए। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन इसकी लिख देता हूँ कि रो 1 में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि रो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव 8/5 में, और उसमें प्लस कर रहे हैं हम रो 1। नेक्स्ट स्टेप का ये नेक्स्ट स्टेप की इन्फॉर्मेशन थी। तो रफ वर्क में इसकी वर्किंग करते हैं हम। रो 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है 8/5 से। 0 मल्टीप्लाई बाय 8/5 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 8/5 इज़ 8/5, 3 मल्टीप्लाई बाय 8/5 इज़ 24/5। अब इसमें हमें ऐड करना है रो 1 को। रो 1 है 1 माइनस 8/5 और 1/5। तो 0 प्लस 1 इज़ 1, 8/5 और माइनस 8/5 0, 24/5 प्लस 1/5, तो 25/5 बन जाएगा। और 25/5 5 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसका आंसर आया 1 0 एंड 5, और ये 0 1 और 3 वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है 5,3। एक और सवाल हम रिपीट करते हैं इस मेथड के लिए, ताकि हमें मेथड और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन 23 का हम डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास 5x माइनस 3y था, तो ये 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू -2 था, तो हमने -2 लिख दिया। और इसी तरह इन रो की इक्वेशन है हमारे पास -25x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 10, तो -25x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 10। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव वही, सबसे पहले 5 को 1 बनाना है, तो पूरी रो को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रो 1 को 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, -3/5 बन जाएगा, और ये -2/5 बन जाएगा। यहाँ पर बाकी सेम रहेगा, -25 15 एंड 10। उसके बाद हमें इसको -25 को 0 बनाना है। तो रो 1 को +25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ताकि +25 और -25 0 बन जाए। तो हम रो 1 को यहाँ रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 25, 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/5 -15 बन जाएगा ये, और 25 मल्टीप्लाई बाय -2/5, तो ये -10 बन जाएगा। अब इसमें हमें ऐड करना है रो 2 को, जो कि है -25 15 एंड 10। जब हमने इसको ऐड किया तो 0 0 0। तो जब आपके पास इसे मैं लिख लूँ पहले, -3/5 -2/5, और यहाँ 0 0 एंड 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन बेसिकली बन रही है, ये 0x प्लस 0y इज़ इक्वल टू 0 बन रही है। मीन्स 0 इज़ इक्वल टू 0 बन रहा है। तो ऐसी सूरत में हम लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी कि अगर आप गौर करें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं।
देखा जाए तो ये पूरी जो रो 1 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, -5 से। अगर रो 1 आप इसको -5 से मल्टीप्लाई करें तो -25 बनेगा, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें +15 बनेगा, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो +10 बनेगा। तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो गया, लेकिन क्योंकि प्रोसेस पूरा शो करना था तो हम यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर जनरल फॉर्म में पूछा होता तो हम बिल्कुल इसी तरह x को एक सब्जेक्ट बना के या y को सब्जेक्ट बना के x आर्बिट्ररी लिख देते। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा कि गॉसियन एलिमिनेशन का मेथड किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो बाकी मेथड में भी इसी तरह होगा, बस स्टेप्स हमें याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या करना होगा कि जो भी रो 1 होगी उसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A1 लिखा है, B1 लिखा है, A2 लिखा है और B2 लिखा है। तो हम सबसे पहले स्टेप में तकरीबन हर क्वेश्चन में ये कर रहे थे कि रो 1 को डिवाइड करेंगे A1 से ताकि हमारे पास 1 मिल जाए। जब हमारे पास ये 1 आ जाता था फिर हम रो 1 को मल्टीप्लाई करते थे A2 के कोफिशिएंट से, यानी -A2 से कोफिशिएंट से, और फिर उसमें प्लस कर देते थे रो 2 को ताकि ये पूरी चीज़ ज़ीरो बन जाए। जब ये पूरी चीज़ ज़ीरो बन जाती थी तो फिर हम रो 2 को मल्टीप्लाई करते थे 1/B2 से, 1/B2 यानी उसके रेसिप्रोकल से, ताकि ये वाला एलिमेंट 1 बन जाए। और फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में हम B2 को मल्टीप्लाई करते, रो 2 को मल्टीप्लाई करते थे B1 से, यानी इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करते थे B1 से ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएं, या नेगेटिव से ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो और साइन ऑपोजिट हो जाए, और फिर उसमें रो 1 ऐड कर देते थे। तो ये 4 स्टेप अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आपका आंसर गॉसियन एलिमिनेशन का 4 स्टेप्स में आ जाएगा। तो यहीं पर ही हम गॉसियन एलिमिनेशन के मेथड को ख़त्म करते हैं और आगे की जानिब बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब 3/3 की इक्वेशंस आ रही हैं। तो डिटर्मिन द सॉल्यूशन सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, स्पेसिफाई योर आंसर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। जितने वेरिएबल अननोन्स हों एटलीस्ट हमें उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन एटलीस्ट उतनी इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। तो 3.3 की फॉलो अप एक्सरसाइज है। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे। -2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 10, and 10x1 minus 5x2 minus 15x3 is equal to 30, और x1 plus x2 minus 3x3 is equal to 25। तो 3/3 की इक्वेशन वैसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का नाम देते हैं, और मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया गया तो अलजेब्राइक मेथड से भी हम कर सकते हैं और गॉसियन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो पहले हम अलजेब्राइक मेथड से करते हैं और फिर उसके बाद गॉसियन एलिमिनेशन से भी आपको 3/3 का सिस्टम सिखाऊंगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 3/3 की अगर इक्वेशन हो तो उसे अलजेब्राइक मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसे गॉसियन एलिमिनेशन से कर लें तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो वो कैसे होती है वो भी हम इसे करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी 2 इक्वेशंस चूज़ करनी है। सपोज़ मैं इक्वेशन 1 एंड 3 को चूज़ करता हूँ। 1 एंड 3 को चूज़ करने की वजह यह है कि x2 और x2 दोनों के कोफिशिएंट सेम है, ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 है हमारे पास -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 10, और x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज़ इक्वल टू 25। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो x3 कैंसिल हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो x2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। तो अगर इन्हें हम ऐड करें तो -2x1 और प्लस का x1 माइनस का x1 बन जाएगा, प्लस x2 और प्लस x2 प्लस का 2x2 बन जाएगा, माइनस 3 और प्लस का 3x3 कैंसिल हो जाएंगे, एंड 10 प्लस 25 35 बन जाएंगे।
अब 1 और 3 इक्वेशन लिए हमने और x3 को एलिमिनेट किया है। अब आप कोई और दो इक्वेशंस ले लीजिए, मींस 1 और 3, 1 के साथ 2 ले लीजिए या 2 के साथ 3 ले लीजिए या 1 और 2, इस तरह कोई भी दो इक्वेशंस ले लीजिए, लेकिन 1 और 3 दोबारा नहीं ले सकते। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो सपोज हम टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं, 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 10x1 माइनस 5x2 माइनस 15x3 इज़ इक्वल टू 30। अब अगर हमें x3 को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि 5 × 3 15 हो जाए और फिर ये आपस में ऐड हो जाए। तो हम इस पूरी इक्वेशन को कलर चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद -2 बन जाएगा -10x1 और ये प्लस 5x2 और 15x3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 50, और ये इक्वेशन रहेगी 10x1 माइनस 5x2 माइनस 15x3 इज़ इक्वल टू 30। अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10x1 और +10x1 कैंसिल आउट हो गए, 0 बन गया। 5x2 और -5x2 कैंसिल आउट हो गए, 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास 50 + 30 80 बन गया। तो 0 80 के बराबर तो होता ही नहीं है। तो जब एक हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो ट्रू नहीं होता तो हम उसके लिए आंसर लिखेंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन इन केस अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इक्वेशन बनती, x3 एलिमिनेट हो जाता जाहिर है, तो फिर x1 और x2 बच जाते, तो वो इक्वेशन 5 कहलाती है। तो अब उस इक्वेशन 5 में और 4 में सिर्फ दो वेरिएबल्स होते, x1 x2, और फिर इन दो इक्वेशंस को हम नॉर्मल वे से सॉल्व करते जैसे हम सॉल्व किया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं जिसका सोल्यूशन पॉसिबल हो, ताकि आपको पूरा मेथड समझ आए। तो क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं। स्पेस मैंने क्लियर कर दिया ताकि हम फ्रेश पेज से काम कर सकें। क्वेश्चन 5 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x1 माइनस, यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ इसे, तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो हमें कोई भी दो इक्वेशंस पहले चूज़ करनी है और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो सपोज़ मैं इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर लेता हूँ, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 7। तो लेट सपोज़ मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं x1 को पहले एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो x1 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि -2 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x1 और +2x1 आपस में कैंसिल आउट हो जाए एडिशन के बाद। तो -2 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x1, -2 जब मल्टीप्लाई होगा 3x2 से तो प्लस 6x2, और ये -2x3 इज़ इक्वल टू -4, और ये हमारे पास पॉजिटिव 2x1 माइनस 4x2 और प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 7 आ गया। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 6x2 में से 4x2 को माइनस करेंगे तो 2x2 बचेगा, और 3x3 में से 2x3 माइनस करेंगे तो सिर्फ 1x3 बचेगा, इज़ इक्वल टू 7 - 4 3। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, हम सॉल्व नहीं कर सकते इससे आगे। अब जैसे हमने 1 और 2 ली है तो इसी तरह हम 1 एंड 3 ले लेते हैं, या इक्वेशन 2 एंड 3 ले लेते हैं। तो उन दो में से कोई भी आप दो इक्वेशंस लेकर दोबारा से x3 को एलिमिनेट करेंगे, x1 को एलिमिनेट करेंगे। तो लेट सपोज़ मैं इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3।
1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 है हमारे पास माइनस 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 7। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें क्योंकि हमने पहले x1 को एलिमिनेट किया था, तो अभी भी हमें x1 को ही एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि x1 जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि 3 से मल्टीप्लाई और ये -3 और +3 कैंसिल हो जाएं एडिशन के बाद। तो 3 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x1 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x2 बन जाएगा, और ये +3 मल्टीप्लाई बाय x3 इज़ 3x3, और ये 6 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास -3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 7 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -9 और +1 माइनस का 8x2 बन जाएगा, और 3 और 2 5x3 बन जाएंगे, और 6 + 7 13 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसमें x2 और x3 आ रहे हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो टेकिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यानी इसमें ऐसा ही होता है कि आपको 3 इक्वेशंस दी होती हैं, उनमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं तो 2 नई इक्वेशंस आती हैं। अब उन 2 नई इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एक एक करके आंसर निकालेंगे। तो जो 2 नई इक्वेशंस हमारे पास आई थी, एक है 2x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 3, एंड दूसरी है माइनस का 8x2 प्लस 5x3 इज़ इक्वल टू 13। तो लेट्स सपोज़ मैं x2 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इस पूरी इक्वेशन को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम और साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। मल्टीप्लाई 4 करने से ये 8 बन जाएगा, और इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, साइन ऑपोजिट होंगे, तो एडिशन के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी 4 2 8x2 प्लस 4x3 इज़ इक्वल टू 12, और ये -8x2 प्लस 5x3 इज़ इक्वल टू 13। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x3 और 5x3 बन जाएगा 9x3 इज़ इक्वल टू, और ये बन जाएगा 25। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। x3 की वैल्यू आएगी 25/9। ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, एक बार रीचेक करते हैं, हो सकता है हमने कहीं मिस्टेक की हो। जी, इक्वेशन 3 में यहाँ पर 9 है, और मैंने इक्वेशन 3 की जब बात की है तो यहाँ मिस्टेकनली 7 लिख दिया है। तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ये 7 9 बन जाएगा, यहाँ पर भी 7 की जगह पर 9 आएगा, और 9 + 6 13 नहीं बल्कि 15 होता है, हम इसे 15 कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी ये 13 के बजाय 15 होना चाहिए, और यहाँ 25 के बजाय हर जगह 2 ऐड कर देना है, ये 27 बन जाएगा, और 27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो x3 इज़ इक्वल टू 3, ये एक आंसर हमारे पास आ चुका है। अब जब x3 की वैल्यू आ चुकी है तो ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इक्वेशन जो 4 5 हो, मीन्स या तो क्योंकि ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, जिसमें x3 पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी। तो हम इक्वेशन 4 को ले लेते हैं, इसे हाईलाइट कर देता हूँ। x3 का जो आंसर आया
तो x3 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट x3 इज इक्वल टू 3 इनटू इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में भी कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में कर लेते हैं। इक्वेशन 4 थी हमारे पास 2x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 3। एक बार रीचेक कर लेते हैं ताकि यहाँ भी दोबारा मिस्टेक ना हो जाए। इक्वेशन 4 ये रही 2x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 3, 2x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 3 जी, यही इक्वेशन है। इसमें हम x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2x2 प्लस x3 को 3 से रिप्लेस करेंगे इज़ इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2x2 इज़ इक्वल टू 0, x2 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो x2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये x2 का आंसर भी हमारे पास आ चुका है। अब x2 और x3 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें x1 चाहिए, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x1 मौजूद है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, इक्वेशन 1, 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, x1 माइनस 3x2, बल्कि इसे लिखने के बजाय मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो। जी, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, टेकिंग इक्वेशन 1, इसमें हम x2 और x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x1 इज़ इक्वल टू 3, x2 की जगह 0 लिखेंगे, प्लस x3 की जगह पर 3 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 2, तो x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, और x1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3, x1 इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह हमारे पास x1, x2, x3 तीनों वेरिएबल्स का आंसर आ चुका है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बना है वो है x1 की वैल्यू पहले लिखेंगे, x2 की वैल्यू बाद में लिखेंगे, x3 की वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। ऑर्डर सेम फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकें। राइट जी, यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें वेरिफिकेशन हो जाएगी कि दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लें आंसर सेम आता है, और प्लस थोड़ा सा कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा कि आप थोड़ा बहुत मुवाजना कर पाएंगे कि दोनों में से मेथड कौन सा इजी है। डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। यूजुअली ऐसा होता है कि जब एलिमिनेशन मेथड में जो हमने ऊपर अभी किया है उसमें अगर वेरिएबल्स पहले या दूसरे स्टेप में ही इजीली कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे हमने पहला सवाल किया था उसमें बहुत जल्दी से कैंसिल हो गए थे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर आपको एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी 5 इक्वेशंस बन गई, उन 5 इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, तो उसके लिए फिर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बेटर रहता है। वेल इट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ स्टूडेंट। तो हम दोनों मेथड में से कोई एक फॉलो करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में कोई मेथड बयान ना किया गया हो। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल समझने के लिए दोनों मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। 1 2 -3 -3 -4 1 1 3 2 और एक पैरेलल लाइन डालने के बाद 2 7 एंड 9। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का होता है कि ये पूरी रो में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, और उसके बाद जो आंसर होगा यहाँ पर सपोज़ D1 D2 D3
ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो बिल्कुल वैसे ही शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर 1 लेकर आना, जो कि ऑलरेडी आया हुआ है, तो अच्छी बात है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर 0 लाना, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना। तो अब हमें इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए मेथड ये हो सकता है कि हम रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें दोबारा ये रो 2 ऐड कर लें। तो -2 और +2 0 बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मैं यहाँ डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ कि हम रो 2 में ऑपरेशन करेंगे। एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रो में ऑपरेशन करेंगे। और क्या ऑपरेशन करेंगे, हम रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और उसका जो भी आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे रो 2 में। तो यहाँ रफ वर्क में चाहें तो हम कर भी सकते हैं ताकि और ज़्यादा एरर का चांस कम हो जाए। -2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा, और -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा। 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बनेगा, और 2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बनेगा। इसमें रो 2 ऐड करनी है। रो 2 में है 2, -4, 3 एंड 7। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएंगे। 6 - 4 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, और 7 - 4 3 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, रो 1 सेम रहेगी, रो 3 भी सेम रहेगी। हमने सिर्फ रो 2 में ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये 1 -3 1, यहाँ पर सॉरी मुझे 0 लिखना चाहिए था, क्योंकि जो ऑपरेशन करके रिजल्ट मिला है वो यह आएगा 0 2 1, और यहाँ 3 आया हमारे पास, ये रहा 3, और लास्ट रो -3 1 2 एंड 9। तो अब हमने 2 स्टेप्स अचीव कर लिए। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब इस -3 को हमें 0 बनाना है। -3 को 0 बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ क्योंकि ऑलरेडी 1 मौजूद है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो मीन्स हम क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, रो 3 पर ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, हम रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से और उसे ऐड कर देंगे रो 3 में। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये शो करते हैं। तो ये 2 रोज़ तो वही रहेंगी, क्योंकि हमें रो 3 को चेंज करना है, तो बाकी 2 रोज़ सेम आ जाएंगी। 2 3। अब यहाँ पर हमें ये ऑपरेशन करना है कि सबसे पहले रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 -3 1 2, इन सब को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। तो ये बन जाएगा 3 -9 3 एंड 6। अब इसमें ऐड करने हैं रो 3 के एलिमेंट्स। रो 3 के एलिमेंट्स हैं -3 1 2 9 1 2 9। तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और -9 और 1 -8 बन जाएगा, 3 + 2 5 बन जाएगा, 6 + 9 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 0 -8 5 एंड 15। तो अब हम क्या क्या कर चुके हैं, हम 1 0 0 ला चुके हैं। अब उसके बाद जब ये एक पूरी हो जाए तो अब उसके बाद हम 1 से शुरू करेंगे। यहाँ 1 है तो अब इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रो 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उससे ऑटोमेटिकली 2 / 2 1 बन जाएगा। और 0 भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 / 2 0 ही होता है। तो इसलिए कुछ मैं माइनस या प्लस नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस या प्लस करूँगा तो 2 को 0 बनाना है तो -2 करना पड़ेगा कुछ ऑपरेशन करके किसी रो में। तो जब वो -2 इसमें आएगा तो वो 0 -2 इस 0 को -2 बना देगा। तो इसीलिए प्लस माइनस से बेहतर है हम इसे डिवाइड कर दें। तो डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं हम रो 2 में। तो इसका मतलब रो 1 और रो 3 सेम रहेंगे। रो 1 1 -3 1, और रो 3 भी सेम रहेगी 0 -8 5 15। इन सबको 2 से डिवाइड करना है। 0 / 2 इज़ 0, 2 / 2 इज़ 1, 1 / 2 इज़ 1/2, और 3 / 2 इज़ 3/2। तो अब हम क्या क्या स्टेप्स ला चुके हैं, हम यहाँ 1 0 0 और 1 ला चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे तो हमारा काम आसान होता जाएगा। अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस -8 को 0 बनाना है।
यानी हम ट्रायंगुलर फॉर्म में कोशिश करते हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म से मुराद इस तरह से जो है हमारे आंसर आते, पहले यहाँ आ जाए फिर यहाँ आ जाए, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस -8 को हमें यहाँ 0 बनाना है। तो रो 1 को यूज़ तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसे +8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 8 24 बन जाएगा। रो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं +8 से, तो वो +8 और -8 0 बना देंगे। तो हम रो 3 पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और उसमें ऐड कर देंगे रो 3। तो इसे परफॉर्म करते हैं हम। क्योंकि रो 3 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 और 2 को हम बगैर टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। 0 1 1/2 एंड 3/2। और अब रो 2 की बारी आ रही है। तो रो 2 के लिए हमें रो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। रो 2 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, 0 1 1/2 3/2। इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमें 8 से। तो 8 0s are 0, 8 1s are 8, 8 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 3s are 24 डिवाइड बाई 2 12 बन जाएगा। अब इसमें ऐड करना है रो 3 को। रो 3 है 0 -8 5 और 15। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और ये 9 बनेगा और ये 27 बन जाएगा। तो रो 3 पर 0 0 9 एंड 27। तो अब हमारा हम जैसे कि मैंने कहा था ट्रायंगुलर फॉर्म में चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ऑब्जेक्टिव है इस 9 को 1 बनाना है। तो सिंपल आप पूरी रो को 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 0 भी डिवाइड बाई 9 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम रो 3 को चेंज करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं कि हम रो 3 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो रो 1 और 2 को हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। 2 0 1 1/2 और 3/2। और यहाँ पर हमें 9 से डिवाइड करना है। 0 डिवाइड बाई 9 इज़ 0, 0 डिवाइड बाई 9 इज़ 0, 9 डिवाइड बाई 9 इज़ 1, 27 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 3। तो अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है इस 1/2 को 0 बनाना। तब ये भी हो चुका है, 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 ये भी हो चुका है। ट्रायंगल पूरा बन गया। अब 1/2 की तरफ जाते हैं। अब इस 1/2 को हमें 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 कहाँ पर है, हमारे पास 1 ऊपर है और 1 नीचे है। नीचे वाली में 2 0 हैं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से और इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं। रो 2 पर ऑपरेशन होगा। क्या ऑपरेशन होगा कि हम रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से और उसमें ऐड कर देंगे रो 2 को। यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं। रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 और 3 बिल्कुल सेम रहेंगे। 3 को भी हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, रो 3 को मल्टीप्लाई करना है -1/2 से। रो 3 में क्या है हमारे पास वैल्यूज़ 0 0 1 एंड 3। इन सब को मल्टीप्लाई करना है -1/2 से। तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। और इसमें हमें ऐड करना है रो 2 को। रो 2 की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, 0 1 1/2 और 3/2। तो जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 0 + 1 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, 0 1 0 और यहाँ पर भी 0। यहाँ मैं 0 लिखना भूल गया था, यहाँ पर भी 0 आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर हो चुके हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इन दोनों को 0 बनाना। तो सबसे पहले हम 1 को 0 बना देते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1 को 0 बनाने के लिए हमें सिंपली हम रो 1 से रो 3 को माइनस कर देते हैं ताकि ये 1 - 1 0 हो जाए। और ये दो ऑलरेडी ज़ीरोज़ हैं, तो जब दो ऑलरेडी ज़ीरोज़ हों तो वो काम आसान हमारा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि रो 1 पर ऑपरेशन करेंगे। और क्या ऑपरेशन करेंगे, रो 1 से रो 3 को माइनस करके लिख देंगे।
तो रो 1 चेंज हो रही है तो उसे हम फ़िलहाल नहीं लिखते हैं, वो चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और बाकी आंसर्स हम लिख देते हैं 0 एंड 3। रो 1 से रो 3 को माइनस करना है, डायरेक्टली कर लेते हैं। 1 माइनस 0 इज़ 1, -3 माइनस 0 इज़ -3, और उसके बाद 1 माइनस 1 इज़ 0, और 2 माइनस 3 इज़ -1। अब एक आखिरी स्टेप रह गया, इस -3 को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इस रो 2 को मल्टीप्लाई कर लें +3 से, और उसमें ऐड कर लें रो 1 में, ताकि वो +3 और -3 0 बना दें। तो यहाँ हम ऑपरेशन लिख देते हैं, ये लास्ट स्टेप होगा शायद, क्योंकि उसके बाद सब 0 बन जाएंगे और डायगोनल में 1 आ जाएगा। तो हम रो 1 पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि हम रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि यहाँ 3 आ जाए, और उसे ऐड कर देंगे रो 1 में। तो रो 1 चेंज होने जा रही है, तो 1 को हम नहीं लिख रहे, बाकी 2 और 3 को हम सेम कॉपी कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय रो 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1 1 ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़, और ये -3 से 0 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 + 0 0 ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय रो 2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस रो 1, तो ये -1 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायगोनल में 1 आ गया है, बाकी सब ज़ीरोज़ हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट ये आ चुका है। सॉल्यूशन सेट इज़ -1 0 3। और अगर आप इसे कंपेयर करें हमारे एलिमिनेशन मेथड से जो हमने सॉल्व किया था, उससे भी सेम आंसर आ रहा है, -1 0 3 -1 0 3। तो उम्मीद है आपको ये गॉसियन एलिमिनेशन का मेथड समझ आ गया होगा। थोड़ा सा नया है, हर नई चीज़ इंसान को शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप इसके कुछ सवालात की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाए। तो अब अगला मरहला हमारा है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना। जो प्रॉब्लम्स दी होती हैं उनसे ऐसी ही 3 इक्वेशंस बनेंगी, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो सकता है 2 बने, हो सकता है 3 बने, उन्हें फिर सिंप्लीफाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3.4 की तरफ आते हैं हम। सेक्शन 3.4 का क्वेश्चन 53 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। A coffee manufacturer is interested in blending 3 types of coffee beans into 10,000 pounds of final coffee blend। इसका मतलब ये है कि तीनों कॉफ़ीज़ के वेट को जब ऐड करेंगे तो 10,000 आएगा। The 3 component bean cost 2.40, 2.6 and 2 per pound। उनकी कॉस्ट दी हुई है पर पाउंड। The manufacturer wants to blend 10,000 pounds at the total cost of 21,000। In the blending coffee, one restriction is that the amount used for each component used for bean 1 and 2 be same। तो ये और अच्छी बात है, एक और इक्वेशन मिल गई हमें। Determine whether there is a combination of 3 types of bean which will lead to the final blend of 10,000 pounds costing 21,000 of satisfying the blending restriction। तो देखें, इसको अगर हम गौर से देखें, हमें 2 सिचुएशंस दी हुई हैं। पहली सिचुएशन ये है कि टोटल वेट 10,000 पाउंड होना चाहिए, और दूसरी सिचुएशन ये है कि टोटल कॉस्ट 21,000 होनी चाहिए। और तीसरी सिचुएशन ये दी हुई है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि द अमाउंट यूज्ड इन कंपोनेंट बीन्स 1 एंड 2 जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले हम सपोज़ हम ये कहते हैं कि x1 x2 x3 या xyz बोल सकते हैं। x1 x2 x3 जो है ये क्वांटिटी यानी अमाउंट ऑफ कॉफ़ी बीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी x1 + x2 + x3 इज़ इक्वल टू 10,000 पाउंड। दूसरी हमें कॉस्ट की इक्वेशन बनानी, तो x1 के जितने भी पाउंड यूज़ होंगे उसे हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली टाइप की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मींस 2.4 x1। चैप्टर 2 में हम ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कैसे इनको इक्वेशंस को फॉर्म किया जाता है। उसके बाद 2.6 x2 होगा, इसकी कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरे कंपोनेंट की कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। 2.00 है, हम 00 नहीं लगाते और इसे x3 लिख देते हैं, 2x3।
इज़ इक्वल टू, जो टोटल कॉस्ट है 21,000 ये होनी चाहिए। दो इक्वेशंस हो गई। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी एटलीस्ट। तो तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए, इसलिए उसने तीसरी कंडीशन दे दी कि कॉफ़ी बीन 1 और कॉफ़ी बीन 2 का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो हम एक और इक्वेशन बना रहे हैं, वो इक्वेशन बन रही है x1 इज़ इक्वल टू x2। इसे अगर रीअरेंज करें तो यूँ भी कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ x3 नहीं है तो हम इसे 0x3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, आपकी मर्ज़ी, आप अलजेब्राइक मेथड से करें और गॉसियन एलिमिनेशन से करें। लेकिन ये क्योंकि इजी सिचुएशन है, इसमें ऑलरेडी हमें पता है x1 x2 के बराबर है, तो अलजेब्राइक मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। वो किस तरह रहेगा कि आप x1 इज़ इक्वल टू x2 दोनों इक्वेशंस में पुट कर लीजिए। यानी इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है हमारे पास, और ये इक्वेशन 3 है। तो हम x1 इज़ इक्वल टू x2 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। यानी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं कि एक की इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें इनटू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इसका मतलब x1 की जगह x2 आएगा या x2 की जगह x1 आएगा, एक ही बात है। तो हम x1 प्लस x2 x1 के बराबर है तो इसे भी x1 ही कह देते हैं, प्लस x3 इज़ इक्वल टू 10,000, या दूसरे अल्फाज में x1 प्लस x1 बन जाएगा 2x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 10,000। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। अब इसी तरह x1 इज़ इक्वल टू x2 इक्वेशन 2 में भी पुट करना था हमें, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है 2.4x1 प्लस 2.6, x2 की जगह भी x1 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ हमने बोला था, और प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 21,000। इसे हम इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर 2.4 प्लस 2.6 एग्जैक्ट 5 बन जाता है। तो 5x1 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 21,000। ओके, इससे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें x1 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशंस को हम यहाँ अलग से लिख देते हैं। 2x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 10,000 है, और 5x1 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 21,000 है। हम x2 को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि यानी कि इस पूरी इक्वेशन को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी -4x1 माइनस 2x3 इज़ इक्वल टू -20,000, और ये इक्वेशन सेम रहेगी। 5x1 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 21,000। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और 5x1 में से 4 तो ये x1 बचेगा इज़ इक्वल टू 1000। x1 की वैल्यू 1000 आ गई है, x1 इज़ इक्वल टू 1000। और हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी कि x1 बराबर होगा x2 के, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू भी 1000, तो x2 की वैल्यू भी आ गई। अब x3 की वैल्यू चाहिए। x3 की वैल्यू के लिए हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x1 x2 की वैल्यू। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 10,000 था। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 10,000, और सिंपल है, तीनों को मिलाकर 10,000 होना चाहिए, ये दोनों हज़ार हैं तो वो 8,000 बनता है। लेकिन फिर भी हम इसे प्रॉपर वे में सॉल्व करके वर्किंग के साथ शो कर देते हैं। इज़ इक्वल टू 10,000, तो ये 1000 1000 2000 हो जाएगा। दूसरी तरफ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया 1000 1000 एंड 8000। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन वर्डिंग में पूछा है तो हम भी वर्डिंग में ही आंसर दे देते हैं। इन्होंने क्या नाम दिया था इसे, इंटरेस्टेड इन 3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन। तो हम लिख देते हैं कॉफ़ी बीन 1 का जो अमाउंट होगा
वो होगा 1000 पाउंड्स। कॉफ़ी बीन 2 का जो अमाउंट होगा वो भी होगा 1000 पाउंड्स। और कॉफ़ी 3 का जो अमाउंट होगा वो होगा 8000 पाउंड्स। तो इस तरह हमारी ये सिचुएशन सॉल्व हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 54 है हमारे पास, डाइट मिक्स। इसका टॉपिक है, आर डाइटिशियन इज़ प्लानिंग अ मील विच विल कंसिस्ट ऑफ 3 फूड टाइप्स। इन प्लानिंग द मील द डाइटिशियन वांट्स टू सेटिस्फाई द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर 3 विटामिन। तो टेबल 3.1 समराइज करता है द विटामिन कंटेंट पर आउंस ऑफ ईच टाइप स्टेटेड इन मिलीग्राम्स। तो डिटर्मिन वेदर देयर आर एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 फूड्स विच विल सेटिस्फाई MDR फॉर 3 विटामिन्स। और एग्जैक्टली तो उसके लिए हमारे पास सिंपल है। विटामिन 1 के लिए 4, इसे हम x1 कह देते हैं। 4x1 6x2 3x3 इज़ इक्वल टू 52। और इसी तरह x1 यानी फूड टाइप 1 को हम x1 कह देते हैं, फूड टाइप 2 को x2 कह देते हैं, फूड टाइप 3 को x3 कह देते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से जो ऐड होगा वो, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से विटामिन 3 की टोटल डेली रिक्वायरमेंट आएगी, विटामिन 2 को ऐड करने से 2 की आ जाएगी यानी फूड टाइप। और इसी तरह इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके 3 की विटामिन 1 की आ जाएगी। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या बनेंगी, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 52 यानी विटामिन 1 की MDR आ गई इससे। और इसी तरह से 2x1 प्लस 8x2 प्लस 4x3 इज़ इक्वल टू 56। और x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 34। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। हमें इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन या फिर सिंपल अलजेब्राइक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है, हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करते, इक्वेशन बना देते हैं और इस इक्वेशंस को कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करके मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर्स में भी हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड मौजूद होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में जाके 3/3 हम सेलेक्ट करते हैं। तो कैलकुलेटर में जाकर आपको x1 x2 और x3 या xyz के कोफिशिएंट्स एंटर करने होते हैं। और सेकंड रो के 2 8 4 56 1 6 2 एंड 34। तो हमारे पास जो कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है वो है x1 इज़ इक्वल टू 4, x2 इज़ इक्वल टू 3 एंड x4 इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ रहा है। आप इसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं, और यही आंसर आएगा इंशाल्लाह आपके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसकी भी हम इक्वेशंस बनाएंगे। और क्वेश्चन है, A distiller wants to blend three components, bourbons, into a premium whiskey. Assuming that there is no loss in blending process, it is desired to blend 50,000 liters. बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। Of the whiskey, the only blending requirement is that the amount used in bourbon 1 should be twice that used in bourbon 3. और इसके अलावा इन्होंने the 3 bourbon cost this, this and this, तो ये तीनों की आ गई पर लीटर रिस्पेक्टिवली। डिटर्मिन वेदर देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट ये बनेगी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इन तीनों की क्वांटिटी का सम होना चाहिए 50,000, जो कि टोटल अमाउंट हमारे पास रिक्वायरमेंट दी हुई है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन की इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि एलिमेंट 1 शुड बी ट्वाइस ऑफ एलिमेंट 3। तो हम ये कह सकते हैं कि x1, हम यहीं पे लिख लेते हैं, बाद में रीअरेंज कर लेंगे। x1 शुड बी ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ x3। अच्छा, इसी तरह तीनों की कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमें गिवन है, ये रहा 1,30,000 रुपये। तो इनकी वैल्यूज़ हैं 2.5 x1
प्लस 2.0 x2 प्लस 3.0 x3 इज़ इक्वल टू 130,000। अब इस इक्वेशन 2 को भी मैं रीअरेंज कर लेता हूँ एक बार, तो वो x1 माइनस 2x3 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी मैं प्लस 0 x2 लिख देता हूँ, ताकि हम जब मैट्रिक्स बनाएं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, तो वो x1 के कोफिशिएंट, x2 के कोफिशिएंट, x3 के सारे हमारे पास मौजूद हों। इसको आप फ़िलहाल इग्नोर कर लीजिए क्योंकि इसे हम रीअरेंज करके यहाँ लिख चुके हैं। तो आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन्हें लेकर सॉल्व करेंगे। तो जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे, मैं कैलकुलेटर में से डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारे पास x1 का आंसर आ रहा है 30,000, x2 का आंसर आ रहा है 5,000, 30 और 5 35 हो गया, तो ऑब्वियसली तीसरा जो रिमेनिंग होगा वो 15,000 होगा। तो ये 3 आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 57 में कहा गया ट्रस्ट फंड मैनेजर, एक ट्रस्ट फंड है, इसके पास 2 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, 3 यानी 3 वेरिएबल होंगे, x1, x2, x3। अर्निंग 10% है, 7% है और 8% है। गोल ये है कि हम एनुअल इनकम 16,000 की अर्न करें, और वन कंडीशन सेट बाय ट्रस्ट इज दैट कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव 2 and 3 शुड बी ट्रिपल ऑफ इन 1, और डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ मनी विच शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच ऑप्शन। तो देखें उसके पास 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों इन्वेस्टमेंट को अगर हम प्लस करें, यानी x1 की इन्वेस्टमेंट, x2 की इन्वेस्टमेंट और x3 की इन्वेस्टमेंट, इन सब का सम बनना चाहिए 2 लाख रुपए। और हमें इनके प्रॉफिट कैसे मिलेगा, हम परसेंटेज को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, यानी जितने भी शेयर्स लिए आपने, x1 आपने शेयर्स लिए हैं अगर इन्वेस्टमेंट नंबर 1 के, तो उसका 10% का मतलब 0.1 होता है, यानी 10/100। और इसी तरह दूसरा 7% है, 7/100 यानी कि 0.07 x2, 0.7 नहीं होगा, वो 70% कहलाता है। और इसी तरह 8% के लिए 8/100 जो कि बनता है 0.08 x3 इज़ इक्वल टू, और ये टोटल अगर हम इनकी परसेंटेज को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा जो इनको चाहिए 16,000। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास 16,000 की। तीसरी कंडीशन जो इन्होंने बताई है कि जो कंबाइन अमाउंट हो, एक्स कौन सी इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे वन कंडीशन इज सेट बाय द ट्रस्ट इज दैट द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इन अल्टरनेटिव 2 and 3 शुड बी 3 times ऑफ अल्टरनेटिव 1, यानी कि 2 and 3 की जो इन्वेस्टमेंट हो वो होनी चाहिए 3 times ऑफ 1 के। तो ये इक्वेशन बन गई। अब x1 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -3x1 बन जाएगा, और x2 ही रहेगा, x3 ही रहेगा, और यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि हम x1 को यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1, 1, 1 और 2 लाख। यहाँ है 0.1, 0.07, 0.08 और 16,000, और यहाँ पर है -3, 1, 1 एंड 0। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है। इसे आप गॉसियन एलिमिनेशन से कर लीजिए या फिर कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा हमें, मैं कर चुका हूँ। x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50,000, x2 की वैल्यू आती है 1 लाख रुपए, और क्योंकि 2 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करने थे तो अंडरस्टूड है तीसरी वैल्यू 50,000 ही होगी। तो आपके पास ये 3 आंसर्स आने चाहिए इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। तो चैप्टर 3 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। चैप्टर काफ़ी लेंदी था क्योंकि इसमें मुश्किल नहीं था, लेंदी ज़रूर था क्योंकि इसमें सवालात की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देखा जाए तो चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स मिला लिए जाएँ और साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है तो चैप्टर 3 इतना मुश्किल नहीं था। तो यहीं पर ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।